मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आज कहाँ स्विच है यार? सिख समाज के हमारे बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित संगठन से जुड़े लोग और समाजवादी आंदोलन से लगातार जुड़े हुए लोगों के बीच में आज बैठक की। उन्होंने अपनी जहां बात रखी, सुझाव दिए कि किस तरीके से प्रदेश और किसान को खुशहाल बनाया जाए। मैंने भरोसा दिलाया और हम सभी समाजवादी लोगों ने भरोसा दिलाया है कि जो उनका ज्ञापन था, आने वाले समय में सरकार बनने पर उनके ज्ञापन में दी गई बातों पर हम लोग अमल करेंगे। वहीं यही भरोसा दिलाया है कि किसान को खुशहाल बनाने के लिए और उनकी तमाम ऐसी समस्याएं जमीन को लेकर के, खेती-बाड़ी को लेकर के, किसी समय इनके परिवार के लोग आए थे और इस प्रदेश के धरती पर रह करके उन्होंने खेती-बाड़ी कर करके प्रदेश को खुशहाल बनाया। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जो सरकार के कानूनी लोग हैं वो उनको समय समय पर अत्याचार और अन्याय करते हैं। इनकी तमाम समस्याओं का निराकरण करने का काम हम समाजवादी सरकार में आने वाले समय में करने का काम करेंगे। वहीं इनके धार्मिक आयोजन से लेकर के जो हमारा संविधान रास्ता देता है कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले, वो सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। राजनीतिक तौर पे भी सम्मान देने का काम करेंगे। जिस तरह नेताजी ने कोई सदस्य नहीं था, उसके बाद भी मंत्री बनाया था, कैबिनेट में साथ में रखा था, इस तरह का भी सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इनकी जो प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे खेल कूद में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनके लिए भी अगर विशेष सरकार मदद करेगी, सरकार की मदद से हम लोग इनको, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तेजिंदर सिंह बेग जी को, गुरप्रीत सिंह जाजी साहब को, देवेंद्र सिंह खालसा जी को, जगदेव सिंह जग्गा जी, सुरेंद्र सिंह जी, इकबाल सिंह चीमा जी को, कुलदीप सिंह भुल्लर जी को, पिंदर सिंह सिद्धू, प्रतिंदर सिंह, गुरवंश सिंह चीमा जी, राजेंद्र सिंह खैरा जी और हमारे बहुत पुराने समाजवादी आदरणीय सरदार गुरदयाल सिंह जी और बड़ी संख्या में जो और साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, समाज से जुड़े हुए सभी प्रतिष्ठित साथी जिन्होंने आज कार्यक्रम सफल बनाया, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है इनका सहयोग और समर्थन समय समय पर हम लोगों को मिलेगा। अभी इन्होंने बड़े पैमाने पर हम लोगों की मदद करके कई सीटों को जिताने का काम किया। तेज बोलना पड़ेगा थोड़ा आज। नहीं पता लगा गोंडा सुनाई दिया, कर्नाटक सुनाई दिया, समस्या सुनाई नहीं दी। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं उस नौजवान साथी का जिसने मुझे सम्मान से पगड़ी पहनाने का काम किया, सिमरन सिंह लाडी जी का। और इन्होंने बहुत से साथियों को पहनाया, बहुत से ऊंचे पद पे बैठे लोगों को भी पहनाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर एक संहिता लगती है जिसकी 7 सितंबर को डिलीवरी स्टाफ में संजय गुप्ता ने शौचालय में कराया। इसकी कंप्लेन की गई डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर से कार्रवाई के आदेश जारी हो गए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो पीड़ित पक्ष है उसको स्टाफ नर्स और स्टाफ के तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर क्षेत्र में आप गिरावट देखेंगे। जहां ये सरकार ये अच्छे दिन का वादा करके आए थे, डबल इंजन की सरकार कहते थे, अर्थव्यवस्था दुनिया में हमारी वहां पहुंच गई है,
$1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। और वहीं गोंडा में ये पहली बार सुनने और देखने को नहीं मिल रहा है न्याय। मुझे याद है एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था और अचानक एक न्यूज फ्लैश हुई। कोई श्रीवास्तव परिवार था, उसको किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया प्रेग्नेंट महिला को, उसको लेकर के विवाद हुआ अस्पताल में, उसकी जान चली गई महिला की, पूरा विवाद हुआ वहां पर। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। जो डपट खाता हो डिप्टी सीएम, जो डपट खा करके काम करता हो डिप्टी सीएम, जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो, उसे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा? और फिर मेडिकल कॉलेजों की हालत देखिए आप, जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनका हालत देखिए आप सोचिए, सैफई जैसा है मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। केजीएमयू की खबरें पढ़ रहे हैं कि यहां से न जाने कहां लोग जा रहे हैं, किस स्थान पे बैठ रहे हैं जाकर के, कहीं डायरेक्टर बन रहा है, कोई वाइस चांसलर बन रहा है। और केजीएमयू की हालत क्या है, लोहिया अस्पताल की हालत क्या है, सिविल हॉस्पिटल की हालत क्या है। और जिस सिविल हॉस्पिटल को बनना था, एक तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो आप, झांसी के मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है, पीएससी सीएससी की हालत क्या है, एम्बुलेंस की हालत क्या है। बीजेपी जाएगी तब स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने टिप्पणी किया है, प्रियंका गांधी को नशा बुला दिया और राहुल गांधी को रावण बुला रहे हैं। कौन है ये मंत्री? दिनेश प्रताप सिंह मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार। हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। और ये जो साथी बोल रहा है ये अपना पैकेज नहीं बताएगा ये भी पैकेज पे ही चलता है ये चैनल भी। अरे रुक जाओ, पूरी बात तो हो जाने दो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, इन्हें काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी, बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। और कभी अगर आप भूल जाएं कुछ बात तो एएनआई का आर्काइव निकाल के देख लेना कभी। गाजीपुर की घटना सर गाजीपुर की घटना है, बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी पिटाई से मौत हो गई है। अब वहां पर वो थाने में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और रात को 1:30 बजे बिजली करती है अचानक से और पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। कई कार्यकर्ता घायल हुए और उसके बाद एक की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है। और कोई एक घटना नहीं है, गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहां बैठ करके आपके बीच में समय समय पे कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। और न केवल निंदा करनी चाहिए इस घटना की, बल्कि इस घटना के पीछे कौन है, इस तरह के काम करने के तरीकों को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन लोग हैं जो पीछे बैठ करके बढ़ावा दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देखा था। अखिल भारतीय वीडियो पिटाई
उसमें क्या क्या हुआ था आपको खुद पता है। समझौते हुए, अंदर ही अंदर समझौते हुए, पूरा देश प्रदेश जान गया कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, लड़ाई चल रही है अंदर, झगड़ा चल रहा है अंदर, और उसी का परिणाम है कि लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है। अभी तक तो लोग जहर खा रहे थे दूसरे मुख्यमंत्री आवास में, उसके बाहर सुना है आज एक और खा लिया किसी ने जहर है। सोचिए आप, ये हालत है उत्तर प्रदेश की, और ये रिकॉर्ड बना रहे हैं कि सबसे ज्यादा जहर खाने वाले लोग यहां आ रहे हैं। हमारे पार्टी का भी नहीं बचा अब तो, न्याय के लिए यहां भी आत्मदाह कर रहे हैं लोग। तो आखिरकार ये सिस्टम को खराब किसने किया है? इस सिस्टम के खराब होने के पीछे कौन लोग हैं? मैं अपने चैनल भाइयों से भी कहूंगा कि आप भी थोड़ा निष्पक्ष हो जाओ। अगर आप लोग थोड़ा बोलने लगोगे, एक दिन में सरकार सुधर जाएगी। किस पे एफआईआर होगी? इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग भी इस प्रयास में लगे हुए कि सरकार जाए। अपना परिचय दिया करो। कई बार क्या होता है कि गलत आदमी से सवाल पूछता है, बीजेपी वाले भेज देते हैं और हम कुछ बोल देते हैं, उससे चैनल चलता है। आप अपना परिचय दीजिए, सब जान जाएं। सर, मेरा नाम फिजा है। सर, अगर हम कुछ चीजें रिलेट करते हैं तो सर अभी आसाम में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, और अगर देखा जाए तो जन जनरेशन इसमें ज्यादा सक्रिय है। सर, रिसेंटली अभी नेपाल में भी वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ओली ने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया। उससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हो चुका है। तो सर, आपको क्या लगता है कि अगली बारी भारत भी होने वाली है? सर, एक सवाल है सर, लखनऊ में चुनाव का मामला है तो पिछले एक हफ्ते के अंदर मैं इन्हीं से जोड़ देता हूं अपनी बात, और क्या कहूं मैं। आप क्यों ऐसा कह रही हैं? ऐसा क्यों समझ रहे हो आप? क्योंकि अगर हम रिलेट करते हैं तो तीनों देशों में लगातार जनरेशन ने ही प्रदर्शन किया है। और सर, अगर देखें तो मैं भी एक जनरेशन से ही होती हूँ, मुझे भी नौकरियां चाहिए, मिल रही है, वो अलग बात है। तो आपको क्या लगता है कि जो आसाम में किया जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है, तो अगला नंबर क्या हम भारत का लिख सकते हैं? पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो, और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल क्या क्या हुआ है उसमें बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के समय पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक पहलू देख करके कोई हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहां और भी कई सवाल थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो जिस जनरेशन के बारे में बात हो रही है वो लोग भी कुछ सोशल मीडिया में चीजों को प्रोपोगेट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको किया जा सकता है एक साथ जोड़ करके, लेकिन हमारा देश और खुशहाल हो। हम सब यहां बैठे लोग हैं जो भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। पी फॉर प्रोग्रेस। हमारा साथी, लाड़ी साथी जो पगड़ी पहना रहा था, वो कह रहा था कि लाल रंग की पगड़ी खुशी में पहनाई जाती, खुशी के समय पर। मैं उसको धन्यवाद देता हूं क्योंकि अब खुशियां और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं हम लोग, सरकार बनाने वाले हैं। अखिलेश जी, मैं साधना यादव, मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि आप सत्ता में आते हैं तो सिखों के लिए आपकी घोषणा पत्र में पहली प्राथमिकता क्या होगी? इतने चैनल कहां से खुल गई है सब? अभी तक तो साधना चैनल सुना था। इनके विशेष जो है धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और किसान का सवाल, इनकी खुशहाली का सवाल, इनके सम्मान का सवाल, हम तमाम पहलुओं पे इनके साथ खड़े दिखाई देंगे। इनके दुख दर्द में, इनकी परेशानियों में, और जो पीड़ित होगा, दुखी होगा, अपमानित होगा, उसके साथ समाजवादी पार्टी पीडीए खड़ी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री का और उनके तमाम नेताओं को हाथ अरेस्ट कर दिया। ये नई गिरफ्तारी है। हमारी पार्टी के तो सबसे पहले गिरफ्तार होते हैं। सर, एक सवाल है सर, अभी लखनऊ में तो कई दिनों से किडनैपिंग हो रही है, कल भी 2 बच्चे किडनैप हुए, अभी किडनैपिंग का प्रयास हो, पिछले एक हफ्ते में अभी कोई
4-5 से बढ़ता जा रहा था, बाराबंकी ने उसको पकड़ा, उसको उसने 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा सा ये हो गया। न केवल किडनैपिंग बल्कि डिजिटल अरेस्ट भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और डिजिटल अरेस्ट में क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 दिखाई देता है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। बेटियों के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश आगे है। करप्शन में भी मैं समझता हूं सबसे आगे उत्तर प्रदेश ही दिखाई देगा। सरकार जाएगी, भाजपा हटेगी, भाजपा जाएगी, तभी कानून व्यवस्था लागू होगा। समाज की आन बान शान ये पग पहन के आपको कैसी अनुभूति हो रही है? क्या चीज? समाज की आन बान शान पग को पहनकर आपको कैसी अनुभूति हो रही है? सिख समाज का बहुत शानदार इतिहास है। ये वो समाज है जिसने समय समय पर बलिदान दिया है अपनी मिट्टी के लिए, अपने सम्मान के लिए। अगर जान भी देनी पड़ी होगी तो परवाह नहीं की इन्होंने। दुनिया में जितनी भी और भारत की धरती पे जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं समय समय पर, इनकी बहादुरी के पर्चे हर जगह हैं। खेतीबाड़ी में भी सबसे आगे इन्होंने मेहनत कर करके अपनी पहचान बनाई है। न केवल खेतीबाड़ी में किसान अच्छे हैं, बल्कि दुनिया में अगर भारत की तस्वीर को सबसे पहले सबसे ज्यादा किसी ने बदला है, जो सम्मान की दृष्टि से भारत को भी देखा जाता है, वो सिख समाज के लोगों का योगदान है। चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, दुनिया के किसी हिस्से में हम चले जाएंगे, आज हर जगह सिख समाज के लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपनी कुशलता से एक स्थान बनाया है। आज सिख समाज की वजह से भी भारत के लोगों को सम्मान की दृष्टि से दुनिया में देखा जाता है। किसको? किस एजेंसी ने दिया था, उस एजेंसी पे एफआईआर होनी चाहिए। जिस एजेंसी ने वो लखनऊ को नंबर 3 पर सफाई पर पहुंचाया था, स्मार्ट सिटी में पहुंचाया था, उस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम तो हर एक अच्छे काम को जो बीजेपी को हटाए उसके साथ हैं। हाँ? तेज बोलो भाई। बीजेपी के जो घटक दल के नेता थे वो कहीं अपमानित हो रहे थे। अब तो बीजेपी के मंत्री, उप मुख्यमंत्री नर्सों का ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे, कार्यवाही नहीं करवा पा रहे हैं। सरकार जवाब कार्यवाही नहीं करवा पा रही। सर एक क्वेश्चन आपसे ले लिया सर। हाँ, अच्छा, सच्चाई तो ये है, ये साथी जो कह रहा है, अभी आपने ये जो साथी कह रहा है, अंदरूनी लड़ाई का खामियाजा हम और आप उत्तर प्रदेश की जनता क्यों भुगते हैं? जो अंदरूनी युद्ध चल रहा है, अंदरूनी लड़ाई चल रही है, उसका खामियाजा हम और आप क्यों भुगते हैं? करप्शन पीक पर है। सोचो, करप्शन पीक पर है, अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। अब तो शायद दुख दर्द समझ में आया होगा बीजेपी को, क्या दुख दर्द होता है। याद कीजिए वो समय जब बैंक डकैती में एक फर्जी फेक इनकाउंटर हुआ था, जौनपुर में एक यादव का फेक इनकाउंटर किया था, और उसके बाद सोचिए सरकार ने उस फेक एनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए अपने स्वजाति छत्री भाई का भी फेक एनकाउंटर किया था। इस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? वो घटना तो आपको याद होगी। कानपुर में बीजेपी के विधायक महेश त्रिवेदी ने, आप करप्शन की बात करते हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि ईमानदारी से 10% करप्शन विधायक और पंचायती राज में 60%। और लखनऊ में जो रोड बनी, आप ही के अखबार में मैंने पढ़ा, चमचमाती सड़क 400 करोड़ की, उसमें सब गड्ढे हो गए। बुंदेलखंड तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, दूसरे दिन बह गई थी सड़क। सरकार ने जो टैरिफ लगाया है, वो एक इंटरव्यू बोलते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी के ऊपर वोट चोरी का, वोट का आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप लोगों के इस अभियान के बाद अब बीजेपी के अंदर भी इस तरह की आवाजें उठने लगी?
ये बड़ा सवाल है और इलेक्शन कमीशन को ये बात सुनिश्चित करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह का वोट चोरी कहीं ना हो, वोट डकैती कहीं ना हो। हालांकि जिस इलेक्शन की वो रेफर कर रहे थे वो अलग इलेक्शन है, लेकिन पूरा देश जानता है और आपने बड़े करीब से देखा यूपी का, जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो सोचिए रिवॉल्वर निकाल करके इन्होंने वोट रोका, अपने स्वजाति लोगों को पोस्ट कर करके। उस समय जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बने थे, जितने भी चुनाव से संबंधित अधिकारी पोस्ट हुए थे, क्या मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वजाति के नहीं पोस्ट किए थे? कुंदरकी का चुनाव हो, डीएम एसपी कमिश्नर को क्या निर्देश नहीं थे? सोचिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम शिकायत करते रह गए, 77% वोट पाए हैं पढ़ने वाला। रामपुर का चुनाव हम लोगों ने देखा, छीन लिया चुनाव, शिकायत करते रहे। मीरापुर का चुनाव और अयोध्या के चुनाव में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, वो एक मंत्री का साथी था। 5000 लोग आए हुए थे अयोध्या के चुनाव में, सोचिए आप, बाहर से लाए गए थे, अमेठी से, तिरोई से, वहां से गए थे लोग। जो पकड़ा गया था व्यक्ति वो खुद स्वीकार कर रहा था कि वो मंत्री से फोन मिलाई है। पुलिस का इंस्पेक्टर होशियार था, उसने बस फोन को काट दिया, लेकिन सच्चाई उसी से में खुल जाती। नहीं, मीडिया में बोला था, लेकिन इंस्पेक्टर बड़े होशियारी से बचाव करके ले गया। तो ये डकैती हो रही वोट की। जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। टैरिफ भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे लग गया है। अरे वो खुद नॉन वेजिटेरियन है। कोई हमें ये बताइए, हमारे साथी बहुत से सवाल पूछ रहे हैं। हमारा तो उनसे एक ही सवाल है, क्या सनातन के लोग नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? बस इतना बता दें हमें। किसने? एक बाबा। अरे यहाँ भी एक बाबा ने कब्जा कर रखा है, उसे हटाओ। अरे तेज बोलोगे तो आवाज पहुंचेगी नहीं। हमें यही बाबा समझ में आएगा, एक बगल में है। तेज बोलो। के मंदिर पर कब्जा कर। वो बाबा योगी है क्या? अच्छा, बाबा है बस। और उस मुकदमे में यही सत्य पर मुकदमा हुआ गंभीर धाराओं में। एक शर्मा से मिला, सबसे मिला, अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है। तो हमारा आपके माध्यम से जो आप सवाल कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई हो, दोषी जेल भेजा जाए। आपको नौकरी और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर। क्यों, कहीं जाने का मन नहीं है आपका? क्या चीज? समाजवादी पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समय समय पे निर्देश आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए चुनाव आयोग को, हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है
कि सही वोट बढ़ना, गलत वोट नहीं बनना और निष्पक्ष चुनाव हो, ट्रांसपेरेंसी लाए। हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी इतनी है, आधार भी है और तमाम सुविधाएं इलेक्शन कमीशन के पास हैं, तो वोट पूरा बनेगा, कोई छूटेगा नहीं और जब वोट पड़ने का समय आएगा तब भी निष्पक्ष चुनाव होगा। लगातार मंत्रियों के पत्र वायरल हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? विधायक के साथ देवी रानी महोदय ने जो पत्र लिखा उसमें थानेदार को बर्खास्त करने की मांग की। इनका कहना है कि विधायक के साथ उन्होंने अभद्रता किया। क्या लगता है? जितनी जानकारी हमें है वो जानकारी ये है कि उनका अपमान जानबूझ कर कराया जा रहा है। जितनी जानकारी हमें है उतनी उनका जानबूझ करके अपमान कराया जा, इसलिए अपमान कराया जा रहा है क्योंकि उन्हें लाया गया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वो एक गवर्नर थी। शायद बहुत कम ऐसे चुनाव हुए होंगे जहां पर गवर्नर विधानसभा का चुनाव लड़ते हों। वो गवर्नर थी, उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जो मुख्यमंत्री बने हैं वही अपमानित करा रहे होंगे। और जो कमीशन वाली बात है, एक विधायक ने कहा, मंत्री ने कहा, आप सोचिए एक डीएम को, वो एक आईएएस को अपने बंटवारे के चक्कर में अंडरग्राउंड रहना पड़ा था। वो कहां है आईएएस, बताइए आप, कहां है अंडरग्राउंड? अखिलेश जी, सर आपने एनवायरमेंट की पढ़ाई किया है और एनवायरमेंट को लेकर के उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, पंजाब में फ्लड है, अब उन्नाव में 80 गांव जो है पानी में डूब गए हैं, कानपुर में अलर्ट जारी हो गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं पंजाब में जितना नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है, बड़े पैमाने पर खेती जो खड़ी थी किसानों का नुकसान हुआ है। किसान गांव में जो अपने जानवर रखता है उसका नुकसान हुआ है। उसे कभी ये नहीं था गरीब को कि पानी आएगा उसका घर गिरा देंगे या और जो चीजें बनी हुई थी खेत से लेकर के और जगह वो नुकसान हो जाएगा। हमारी अपील है यहां से, आज जब हमारे सिख समाज के लोग यहां इतनी बड़े पैमाने में बैठे, इनकी भी मांग थी कि पंजाब के लोगों का पूरा भरपाई हो, उनकी जो नुकसान हुआ है फसल का पूरी भरपाई हो, जानवर का उसकी मदद हो, घर मकान की मदद हो, जान माल का जितना नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। केवल यही नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जो बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है उनकी मदद सरकार करे, जो नुकसान हुआ है मदद हो उसमें। और भविष्य में क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज जो आए हैं सामने, उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कोई प्रोग्राम सरकार को बनाना पड़ेगा। पंजाब में नदियां पूरी पानी से भर गईं। जो पानी जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से पानी बरसा उसकी वजह से बाढ़ आ गई। जो उत्तराखंड की घटना हुई, जो सबसे पहले घटना हम लोगों ने देखी, कहीं से क्लाउड बर्स्ट हुआ और एकदम नुकसान इतना बड़े पैमाने पर हो गया और जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। तो जब हम डेवलपमेंट करें, जब हम बड़े प्रोजेक्ट लाएं, तो जो एनवायरमेंट पे नुकसान क्या होने जा रहा है उसको देख के ही कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने चाहिए। क्योंकि हमारे उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं, अमेरिका और यूरोप जैसे पहाड़ नहीं हैं, ये अभी नए पहाड़ हैं। इसलिए ये पहाड़ हमारे सुरक्षित रहें। और यहां बहुत सारे लोग जानते होंगे, डॉक्टर राम लोहिया ने सबसे पहले कहा था कि नदियां बचाओ, पहाड़ बचाओ, हिमालय बचाओ। हमें लगता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हिल एरियाज हैं, इनके लिए विशेष सरकार को पॉलिसी और मदद करनी चाहिए। एनएफएस नया प्रोग्राम है, ये बीजेपी जाएगी तभी एनएफएस से बचेंगे।
नया मामला है उसमें यह है कि कथावाचक अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है। चुनाव से पहले जाति जनगणना क्या स्टैंड है आपका? काफी बाढ़ आ रही है, लोगों ने घर उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल होगी जिसमें कुछ मुसलमान वहाँ पे सिखों की मदद करने नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले देश की सरकार ने ये कहा था कि मुसलमान देशद्रोही होते हैं, वो तो किसी की मदद नहीं करते। इस चीज पे आप क्या कहते हैं? भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, केवल बीजेपी नफरत फैलाती है। पहले की जो गाड़ियां हैं वो खराब हो रही है से। नितिन गडकरी जी ने कहा कि पैसा दे करके हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ऐसे 2023 से पहले की गाड़ियों का क्या होगा? इथेनॉल जो उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश सबसे 1 नंबर पर है इथेनॉल बनाने में, तो फिर गन्ने का मूल्य क्यों नहीं बढ़ रहा? ये बहुत अच्छा टेक्निकल सवाल पूछा है इन्होंने। बीजेपी का बस चले तो गन्ने से सीधा इथेनॉल बना दे, चीनी बनाए ना। अरे ब्राजील में बनता है, मैक्सिको और देशों में बनता है। तो ये सरकार मुनाफे की तरफ ज्यादा जाती है, जहां इन्हें मुनाफा मिलता है उस तरफ जाते हैं, और मुनाफे को अपनी जेब में रखते हैं, बांटते नहीं हैं। यही झगड़ा है। हम चाहते हैं हमारा किसान खुशहाल हो। अगर गन्ने से या गन्ने के प्रोडक्ट के बाई प्रोडक्ट से कोई लाभ मिल रहा है तो उसको शेयर किसान को मिलना चाहिए। लड़ाई बहुत पुरानी है, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। जो मुनाफा कमाया जा रहा है उसका बंटवारा किसानों को हो, किसानों को लाभ मिले उसका। सर, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब को हाईकोर्ट से जमाया है। कौन? प्रदेश में है और पंजाब में आप देख ही रहे हैं। जितनी आपने बातें की होंगी, इतनी क्या अभी आप आगे और काम करें जिससे इनके द्वारा कई बातों का निस्तारा हो? जितना भरोसा आपको है कि अगली सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, उससे ज्यादा भरोसा सिख समाज को समाजवादी पार्टी पर है। और इसलिए हम बता रहे हैं, आप समझ नहीं पाए बात को। हमारे सिख समाज के लोग जानते हैं, अगर सदन के मेंबर भी नहीं हैं तब भी कैबिनेट में एक सिख समाज का व्यक्ति शपथ ले सकता है। अगर ये किसी ने करके दिखाया है तो नेताजी और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने करके दिखाया है। भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी। इनकी भूमिका, इनकी भागीदारी, इनका सहयोग हर जगह आपको दिखाई देगा। इसलिए जितना भरोसा आपको है कि ये सरकार जाने वाली है, उतना ही भरोसा हमारे सिख भाइयों को है कि सरकार बनेगी तो उन्हें हर स्थान पर सम्मान देने का मार्ग मिलेगा। आखिरी में, अभी रुक जाइए, अभी जाइए मत, एक गाना हमारे साथी का है। अभी नहीं जाइए है? क्या चीज? आवाज नहीं आ रही है। अरे रुक जाओ, उनकी बात। हाँ, समाजवादी पार्टी और हमारे लोग लगातार इस प्रयास में कि उन्हें न्याय मिले और उनके सभी मुकदमे खत्म हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो एक एक मुकदमा उनका वापस ले लिया जाएगा। और सोना खरीद लो, दिवाली तक 2 लाख रुपए होने जा रहा है। मुनाफा कमाओ, क्यों बुराई कर रहे हो महंगाई की? बीजेपी की तरह काम करो, महंगाई मत बोलिए, मुनाफा बोलिए कि अगले 2 वर्ष बाद मुनाफा होगा। सोना खरीद लो, दिवाली पे 2 लाख रुपए होने जा रहा है। अरे मैं आपसे कुछ और बात कह रहा हूं, आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। बीजेपी की तरह चलो, महंगाई से उन्हें नहीं लेना देना है। आपको सपने दिखाएंगे मुनाफे के कि आप दिवाली तक और सोना खरीद लो। सुनने में आया है, हालांकि सच्चाई कितनी मुझे नहीं पता, कोई सोना बहुत इकट्ठा कर रहा है। अब वो आप लोग पता करो
लखनऊ से कितनी दूरी पे बहुत सोना इकट्ठा हो रहा है। वो रणनीति नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे पता है जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। गाना चलाइए, नहीं सवाल पूछ रहे हैं बेमतलब में। बहुत धन्यवाद दलजीत। कहाँ है? आ जाओ। ये इन्होंने गाना बनाया था, दलजीत ने। बहुत धन्यवाद इनका। अब वो गाना बस वो बदलना है 27। एक सच्चाई हम बता दें आपको, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। लिख लो कागज पर। ये बचेंगे नहीं कई इंजन वाले लोग। नहीं अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं।